वो उस गली के नुक्कड़ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी। उसकी माँ उसे चौल में ढूंढ रही थी। किशोरी को अपनी खोली में बैठाकर और बाहर वाले से चाय लाने के लिए कहकर वो चौल की तीनों मंजिलों में अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी। मगर जाने वो कहाँ मर गई थी। संडास के पास जाकर भी उसने आवाज़ दी थी, ए सरिता, सरिता। मगर वो संडास में तो थी ही नहीं। और जैसा कि उसकी माँ समझ रही थी, अब सरिता को पेचिश की शिकायत भी नहीं थी कि दवा पिए बगैर उसको आराम आ चुका था। वो बाहर गली के उस नुक्कड़ पर, जहाँ कचरे का ढेर पड़ा रहता है, छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी और हर किस्म के फिक्रो तरद्दुद से आज़ाद थी। उसकी माँ बहुत मुतफिकर थी। वो किशोरी को अंदर खोली में बिठा आई थी। किशोरी ने कहा था, 3 सेठ बाहर खड़े बाजार में मोटर लिए खड़े हैं। सरिता कहाँ गायब हो गई है? मोटर वाले सेठ हर रोज़ तो आते नहीं। ये तो किशोरी की मेहरबानी है कि महीने में 1-2 बार मोटी आसामी ले आता है। वरना ऐसे मोहल्ले में, जहाँ पान की पीकों और जली हुई बीड़ियों के मिली जुली बू से किशोरी खुद घबराता हो, वहाँ भला सेठ लोग कैसे आ सकते हैं? किशोरी होशियार है, इसलिए वो किसी आदमी को मकान पर नहीं लाता, बल्कि सरिता को कपड़े वपड़े पहनाकर बाहर ले जाता है। वो उन लोगों से कह दिया करता है कि साहब, आजकल ज़माना बड़ा नाजुक है। पुलिस के सिपाही हर वक्त घात में लगे रहते हैं। अब तक 200 धंधा करने वाली छोकरियां पकड़ी जा चुकी हैं। कोर्ट में मुझ पर भी एक केस चल रहा है, इसलिए फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। सरिता की माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास रामदेई बैठी बीड़ियों के पत्ते काट रही थी। सरिता की माँ ने पूछा, तूने सरिता को कहीं देखा है? जाने कहाँ मर गई है। बस आज मुझे मिल जाए, वो 4 चोट की मार करूं कि बद बद ढीला हो जाए। लोठा की लोठा हो गई है, पर सारा दिन लौंडों के साथ कुदक्कड़े लगाती रहती है। रामदेव बीड़ियों के पत्ते काटती रही। उसने सरिता की माँ को कोई जवाब न दिया। सरिता की माँ ने रामदेई से खास तौर पर कुछ पूछा ही नहीं था। वो तो बस यूं ही बड़बड़ाती हुई रामदेई के पास से गुजर रही थी। आमतौर पर यही होता था कि हर दूसरे तीसरे दिन उसे सरिता को ढूंढने जाना पड़ता था, और वो रामदेई को, जो सारा दिन सीढ़ियों के पास पिटारी सामने रखे बीड़ियों पर लाल और सफ़ेद रंग के धागे लपेटती रहती थी, मुखातिब करके यही अल्फाज दोहराया करती थी। एक और बात, वो चौल की सारी औरतों से कहा करती, मैं तो अपनी सरिता का किसी बाबू के साथ ब्याह करूंगी, इसलिए तो उससे कहती हूँ कि कुछ पढ़ लिख ले। पास ही म्यूनिसिपालिटी ने एक स्कूल खोला है, सोचती हूँ कि उसमें सरिता को दाखिल करा दूँ। बहन, इसके पिता को बड़ा शौक था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी हो। इसके बाद वो एक लंबी आह भरकर अपने मरे हुए शौहर का किस्सा छेड़ देती, जो चौल की हर औरत को ज़बानी याद था। सरिता की माँ की बात तो जाने दीजिए। अगर रामदेई से पूछा जाता कि जब सरिता के बाप को, जो रेलवाई में काम करता था, बड़े साहब ने गाली दी तो क्या हुआ था, रामदेई फौरन बता देती कि सरिता के बाप के मुंह से झाग भर आया था। वो साहब से कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ, तो मुझ पर रौब नहीं जमा सकते। देखो, अगर फिर गाली दी तो तुम्हारे ये दोनों जबड़े हलक के अंदर कर दूंगा। बस, फिर क्या था, साहब ताब में आ गया और उसने एक और गाली दे दी। इस पर सरिता के बाप ने गुस्से में साहब के गर्दन पर ऐसी धौल जमाई कि साहब का टोप 10 गज परे जा गिरा और उसको दिन में तारे नजर आ गए। मगर फिर भी वो बड़ा आदमी था। आगे बढ़कर उसने
सरिता के बाप के पेट में अपने फौजी बूटों से इस जोर की ठोकर मारी कि सरिता के बाप की तिल्ली फट गई और वही लाइनों के पास गिरकर उसने जान दे दी। सरकार ने साहब पर मुकदमा चलाया और साहब से पूरे 500 रुपये सरिता को माँ को दिलवाए। मगर सरिता की माँ की किस्मत बुरी थी। उसको सट्टा की चाट पड़ गई थी और 5 महीने के अंदर अंदर सारा रुपया बर्बाद हो गया। सरिता की माँ की जबान पर हर वक्त ये कहानी जारी रहती थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि कहानी सच है या झूठ। चौल में किसी आदमी को भी सरिता की माँ से हमदर्दी न थी, शायद इसलिए कि वो सब के सब खुद हमदर्दी के काबिल थे। कोई किसी का दोस्त नहीं था। उस बिल्डिंग में अक्सर ऐसे आदमी रहते थे जो दिन भर सोते थे और रात को जागते थे कि उन्हें रात को पास वाली मिल में काम पर जाना होता था। उस बिल्डिंग में सब आदमी बिल्कुल पास पास रहते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे में दिलचस्पी न थी। चौल में करीब करीब सब लोग जानते थे कि सरिता की माँ अपनी जवान बेटी से पेशा कराती है। जब वो कहा करती, मेरी बेटी को तो दुनिया की कुछ खबर ही नहीं, तो कोई उसको झुठलाने की कोशिश न करता और न ही वो किसी के साथ अच्छा बुरा सबक करने के आदी ही थे। बस एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह सवेरे नल के पास तुकाराम ने सरिता को छेड़ा था और सरिता की माँ तुकाराम की बीवी को पुकारते हुए बहुत चीखी चिल्लाई थी, इस मुँह गजे को तू संभाल के क्यों नहीं रखती? परमात्मा करे ये दोनों आंखों से अंधा हो जाए, जिनसे इसने मेरी कुंवारी बेटी की तरफ बुरी नज़रों से देखा है। सच कहती हूँ, एक रोज ऐसा फसाद होगा कि तेरी इस गंजी सौगात का मारे जूतों के सिर पिलपिला कर दूंगी। बाहर जो चाहे करता फिरे, पर यहाँ इसे भले मानसों की तरह रहना होगा। सुना तूने? और तुकाराम की भेंगी बीवी धोती बांधते बांधते बाहर निकल आई थी। खबरदार मुंह चुड़ैल, जो तूने एक लफ्ज भी और जबान से निकाला। ये तेरी सरिता तो होटल के छोकरों से भी आंख में चोली खेलती है, और तू क्या हम सबको अंधा समझती है? क्या हम सब जानते नहीं कि तेरी सरिता आए दिन बन संवर के बाहर क्यों जाती है? बड़ी आई इज्जत वाली, जा जा, दूर दफन हो यहाँ से। फिर सरिता की माँ ने बहुत जोर देकर नफरत भरे लफ्ज़े में कहा था, और वो तेरा यार घासलेट वाला, 2-2 घंटे उसे खोली में बिठाकर क्या तू उसकी घासलेट सूंघती रहती है? तुकाराम की भेंगी बीवी के मुतलिक बहुत सी बातें मशहूर थीं, और ये बात तो खास तौर पर सब लोगों को मालूम थी कि जब घासलेट वाला आता है तो वो उसे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तुकाराम की बीवी और सरिता की माँ की बोलचाल ज़्यादा देर तक बंद न रही थी, और फिर दोनों का आपस में समझौता हो गया था, क्योंकि एक रोज़ रात को सरिता की माँ ने तुकाराम की बीवी को घुप अंधेरे में किसी से मीठी मीठी बातें करते पकड़ लिया था, और दूसरे रोज़ रात को तुकाराम की बीवी ने सरिता को एक जेंटलमैन आदमी के साथ मोटर में बैठे देख लिया था। सरिता की माँ बड़बड़ाते हुए सरिता को इधर उधर खोज रही थी कि सामने से तुकाराम की बीवी आ गई। सरिता की माँ ने पूछा, तूने कहीं सरिता को तो नहीं देखा? तुकाराम की बीवी ने भेंगी आंखों से गली के नुक्कड़ की तरफ देखा। वहां घूरे के पास पनवाड़ी की लौंडियों के साथ खेल रही थी। फिर उसने आवाज़ धीमी करके पूछा, अभी अभी किशोरी ऊपर गया था, क्या तुमसे मिला? सरिता की माँ ने इधर उधर देखकर हौले से कहा, ऊपर बेटा आई हूँ, पर ये सरिता हमेशा वक्त पर कहीं गायब हो जाती है। कुछ सोचती नहीं, कुछ समझती नहीं, बस दिन भर खेलती कूदती रहती है। ये कहकर वो तेजी से घूरे की तरफ बढ़ी, और जब वो सीमेंट की बनी हुई मूतरी के पास पहुंची तो उसे देखकर सरिता फौरन उठ खड़ी हुई।
सरिता के चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार पैदा हो गए। उसकी माँ ने उसका बाजू पकड़ते हुए और उसे खींचते हुए खसमालद लहजे में आकर कहा, चल, घर चल कर मर। तुझे तो सिवाय उछल कूद के कोई और काम है ही नहीं। फिर रास्ते में उसकी माँ ने हौले से कहा, किशोरी बड़ी देर से आया बैठा है, एक मोटर वाले सेठ को लाया है। चल, तू भाग के ऊपर चल और जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और सुन, वो नीली जारजेंट की साड़ी पहनी हो, और देख, ये तेरे बाल बुरी तरह बिखर रहे हैं। तू जल्दी से तैयार हो जा, कंघी मैं कर दूंगी। ये सुनकर कि कोई मोटर वाले सेठ आए हैं, सरिता बहुत खुश हुई। उसे सेठ से इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी मोटर से। मोटर की सवारी उसे बहुत पसंद थी। जब मोटर फर्राटे भरती हुई खुली खुली सड़कों पर चलती और उसके मुंह पर हवा के तमाचे पड़ते, तो उसके दिल में एक नाकाबिले बयात मसरत उबलना शुरू हो जाती। मोटर में बैठकर उसको हर शय एक हवाई चक्कर दिखाई देती, और वो समझती कि वो खुद एक बगुला है जो सड़कों पर उड़ता चला जा रहा है। सरिता की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 बरस की होगी, मगर उसमें भपना 13 बरस की लड़कियों का सा था। वो औरतों से मिलना जुलना और उनसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो सारा सारा दिन छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऊट पटांग खेलों में मसरूफ रहती, ऐसे खेल जिनका कोई मतलब ही न हो। मिसाल के तौर पर वो गली की काली लकफड़ी सड़क पर खड़िया मिट्टी से लकीरें खींचने में बहुत दिलचस्पी लेती थी, और इस खेल में वो इस मिन्हिमाक से मसरूफ़ रहती थी जैसे सड़क पर ये टेढ़ी बग्गी लकीरें अगर न खींची गईं तो आमदो रफ्त बद हो जाएगी। कभी कभी खोली से पुराने टाट उठाकर अपनी नन्ही नन्ही सहेलियों के साथ कई कई घंटे उन टाटों को फुटपाथ पर छटकने, साफ करने, बिछाने और फिर उन टाटों पर बैठे रहने के गैर दिलचस्प खेल में मशगूल रहती थी। सरिता खूबसूरत नहीं थी। रंग उसका स्याही माइल गंदगी था। बम्बई के मरतूब मौसम के बायस उसके चेहरे की जिल्द हर वक्त चिकनी रहती थी। उसके पतले पतले होठों पर जो चीकू के छिलके दिखाई देते थे, हर वक्त एक खफीस सी लर्जिश तरी रहती थी, और ऊपर के होठ पर पसीने की 3 4 नन्ही नन्ही बूंदें हमेशा कपकपाती रहती थीं। उसकी सेहत अच्छी थी कि गलाजत में रहने के बावजूद उसका जिस्म सुडौल और मुदनसीब था। ऐसा मालूम होता था कि उस पर जवानी का हमला बड़ी शिद्दत से हुआ है। जब वो सड़क पर फुर्ती से इधर उधर चलती थी, और जब उसकी मैली घघरी ऊपर को उठ जाती थी, तो कई राह चलते मर्दों की निगाहें उसकी पिंडलियों की तरफ उठ जाती थीं, जिनमें जवानी के हमले के बायस ताजा रदा की हुई सागवान की लकड़ी जैसी चमक दिखाई देती थी। उन पिंडलियों पर, जो बालों से बिल्कुल बेनियाज थी, मुसामों के नन्हे नन्हे निशान देखकर उन सगतरों के छिलके याद आ जाते थे, जिनके छोटे छोटे खलियों में तेल भरा रहता है, और जो थोड़ा सा दबाव पड़ने पर ऊपर की तरफ उठकर आंखों में घुस जाया करता है। उसकी बाहें भी सुडौल थीं। कंधों पर उसकी गोलाई मोटे और बड़े बेढंग तरीके से सिले हुए ब्लाउज के बावजूद बाहर झांकती थीं। उसके बाल बड़े घने और लंबे थे, और उनमें से खोपड़े के तेल की बू आती रहती थी। वो अपने बालों की लंबाई से खुश नहीं थी कि खेल कूद के दौरान उसकी चोटी उसे बहुत तकलीफ दिया करती थी, जो एक मोटे कोड़े के मानित उसकी पीठ को थपकती रहती थी। उसे अपनी चोटी को मुख्तलिफ तरीकों से काबू में रखना पड़ता था। सरिता का दिलो दिमाग हर किस्म के फिक्रो तरद्दुद से आज़ाद था। दोनों वक्त उसे खाने को मिल जाता था। उसकी माँ घर का सब काम काज करती थी। हाँ, सुबह को सरिता 2 बाल्टियां पानी से भरकर अंदर रख देती, और शाम को हर रोज़ लैंप में
एक पैसे का तेल भरवा लाती। कई बरसों से वो ये काम बड़ी बाकायदगी से कर रही थी। हर शाम आदत के बायस खुद ब खुद उसका हाथ उस प्याले की तरफ बढ़ता जिसमें पैसे पड़े होते, और फिर वो लैंप उठाकर नीचे चली जाती। कभी कभी यानी महीने में 4 या 5 बार जब किशोरी सेठ लोगों के लिए आता था, तो सेठ लोगों के साथ होटलों में या कहीं अंधेरे मुकामों पर जाने को वो तफरीह ख्याल कर दी थी। उसने इस बाहर जाने के सिलसिले के दूसरे पहलुओं पर कभी गौर नहीं किया था। वो समझती थी कि दूसरी लड़कियों के घरों में भी किशोरी जैसे आदमी आते होंगे, और उन्हें भी सेठ लोगों के साथ बाहर जाना पड़ता होगा, और रात को वर्ली के ठंडे ठंडे बेंचों पर या जूहू की गीली रेत पर जो कुछ होता है सबके साथ होता होगा। एक बार उसने अपनी माँ से कहा था, माँ, अब तो शांता भी बड़ी बड़ी हो गई है, उसको भी मेरे साथ भेज दिया करो ना। ये सेठ लोग मुझे अंडे खाने को देते हैं, शांता को अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसकी माँ ने गोलमोल बात कही थी, हाँ हाँ, उसको भी किसी रोज तुम्हारे साथ भेज दूंगी, उसकी माँ तो पूना से वापस आ जाए। और दूसरे ही रोज उसने शांता को, जो उस वक्त संडास से निकल रही थी, ये खुशखबरी सुनाई थी, तेरी माँ पूना में से आ जाए तो सब मामला ठीक हो जाएगा, तू भी मेरे साथ वर्ली जाया करेगी। फिर पिछली रात की बात शांता को कुछ इस तरीके से सुनाना शुरू करती जैसे उसने कोई बहुत प्यारा सपना देखा हो। शांता को, जो सरिता से 2 बरस छोटी थी, सरिता की बातें सुनकर कुछ ऐसा लगा था जैसे उसके सारे जिस्म के अंदर नन्हे नन्हे घुंघरू बज रहे हों। सरिता की सब बातें सुनकर भी उसकी तसल्ली न हुई थी, और उसने सरिता का बाजू खींच कर कहा था, चल नीचे चलते हैं, वहाँ बातें करेंगे। फिर वो दोनों मूतरी के पास, जहाँ गिरधारी बनिए ने बहुत से टांटों पर खोपड़े और मेले टुकड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे, बैठकर देर तक कपकपी पैदा करने वाली बातें करती रही थीं। धोती के पर्दे के पीछे सरिता नीली जारजेंट की साड़ी पहन रही थी, और साड़ी के मस ही में उसके बदन में गुदगुदी हो रही थी। मोटर की सैर का ख्याल उसके दिमाग में परिंदों की सी फड़फड़ाहट पैदा कर रहा था। अब की बार सेठ कैसा होगा और उसे कहाँ ले जाएगा, ये और इस किस्म के दूसरे सवाल उसके दिमाग में नहीं आ रहे थे। जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हुए उसने 1-2 मर्तबा ये जरूर सोचा कि ऐसा ना हो मोटर चले और चंद ही मिनटों में किसी होटल के दरवाजे पर रुक जाए, फिर एक बंद कमरे में सेठ शराब पीना शुरू कर दे और उसका दम घुटना शुरू हो जाए। उसे होटलों के बंद कमरे पसंद नहीं थे कि उनमें आम तौर पर लोहे की 2 चारपाइयाँ इस तौर पर बिछी होती हैं गोया उन पर जी भर के सोने की इजाज़त नहीं है। जल्दी जल्दी उसने जारजेंट की साड़ी पहनी और शिकने दुरुस्त करती हुई जल्दी जल्दी उसने जारजेंट की साड़ी पहनी और शिकने दुरुस्त करती हुई एक लम्हे के लिए किशोरी के सामने आ खड़ी हुई। किशोरी, जरा देखो, पीछे से साड़ी ठीक है ना? और जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो लकड़ी के उस टूटे हुए बक्स की तरफ बढ़ी जिनमें उसने जापानी सुर्खी रखी हुई थी। एक धुंधले आईने को खिड़की की सलाखों में अटकाने की बात दोहरी होकर उसके गालों पर पाउडर मिला। फिर जब सुर्खी लगाकर वो बिल्कुल तैयार हो गई तो मुस्कुराकर उसने किशोरी की तरफ दाद तलब निगाहों से देखा। शोक रंग की नीली साड़ी में होठों पर बेतरतीबी से सुर्खी की धड़ी जमाए और सांवले गालों पर प्याजी रंग का पाउडर मले, वो मिट्टी का ऐसा खिलौना मालूम हो रही थी जो दिवाली के दिनों में खिलौने बेचने वालों की दुकान में सबसे ज़्यादा नुमाया दिखाई दिया करता है। इतने में उसकी माँ आ गई
उसने जल्दी जल्दी सरिता के बाल दुरुस्त किए और कहा, देखो बेटा, अच्छी अच्छी बातें करना, जो कुछ वो कहे मान लेना। ये सेठ जो हैं बड़े आदमी हैं, मोटर इनकी अपनी है। फिर किशोरी से मुखातिब होकर उसने कहा, अब तो जल्दी से इसे ले जा, इसे बेचारे कब से खड़े राह देख रहे होंगे। दूसरे ही लम्हे किशोरी और सरिता गली में थी, बाहर बड़े बाजार में, जहाँ एक कारखाने की लंबी सी दीवार दूर तक चली गई है। एक पीले रंग की मोटर, यहाँ पेशाब करना मना है, के छोटे से बोर्ड के पहलू में खड़ी थी। और मोटर में तीन हैदराबादी नौजवान अपनी अपनी नाक पर रूमाल रखे किशोरी का इंतजार कर रहे थे। वो मोटर और आगे कहाँ ले जाते कि दीवार भी दूर तक चली गई थी और पेशाब का सिलसिला भी। जब गली के मोड़ पर उस नौजवान को, जो मोटर का हैंडल थामे बैठा था, को किशोरी नजर आया तो उसने अपने बाकी दो साथियों से कहा, लो भाई, वो आ गया, वो रहा किशोरी। और उसने गली के मोड़ की तरफ निगाहें जमाए रखी। अरे, ये तो बिल्कुल छोटी सी लड़की है, जरा तुम भी देखो ना। अरे भाई, वो नीली साड़ी में। और जब किशोरी और सरिता मोटर के पास पहुंच गए तो पिछली सीट पर बैठे दो नौजवानों ने सीट के दरमियान में से अपने अपने हैट उठा लिए और जगह बना दी। किशोरी ने आगे बढ़कर मोटर का पिछला दरवाजा खोला और फुर्ती से सरिता को अंदर दाखिल कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद किशोरी ने उस नौजवान से, जो मोटर का हैंडल थामे हुए था, कहा, माफ़ कीजिएगा, ज़रा देर हो गई। ये बाहर अपनी किसी सहेली के पास गई हुई थी तो उस नौजवान ने मुड़कर सरिता की तरफ देखा और फिर किशोरी से कहा, ठीक है, लेकिन उसने मोटर की खिड़की में से अपना सिर बाहर निकाला और हौले से कहा, शोर वोर तो नहीं मचाएगी ना। किशोरी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, सेठ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। उस नौजवान ने जेब में से 2 रुपए निकाले और किशोरी के हाथ में थमा दिए। जाओ, ऐश करो। किशोरी ने सलाम किया और नौजवान ने मोटर स्टार्ट कर दी। शाम के 5 बज रहे थे। बम्बई के बाजारों में गाड़ियों, ट्रामों, बसों और लोगों की आमदो रफ्त बहुत ज़्यादा थी। सरिता खामोशी से दो नौजवानों के बीच में दुबकी हुई सी बैठी हुई थी। बार बार वो अपनी रानों को जोड़कर उन पर अपने हाथ रख देती। वो कुछ कहते कहते रुक सी जाती। शायद वो मोटर चलाने वाले नौजवान से कहना चाहती थी, सेठ, जल्दी जल्दी मोटर चलाओ, यूं तो मेरा दम घुट जाएगा। बहुत देर तक किसी ने कोई बात न की। अगली सीट पर बैठा नौजवान मोटर चलाता रहा और पिछली सीट पर बैठे दोनों हैदराबादी नौजवान दाएं और बाएं कोनों में सिमटे अपनी अपनी अचकनों में वो इज़्तिराब छुपाते रहे, जो अब की दफ़ा एक जवान लड़की को बिल्कुल अपने पास देखकर उन्हें महसूस हो रहा था। ऐसी जवान लड़की जो कुछ वक्त के लिए उनकी अपनी थी, यानी जिससे वो बिला खौफो खतर छेड़छाड़ कर सकते थे। वो नौजवान जो मोटर चला रहा था 2 बरस से बम्बई में कायम पजीर था और सरिता जैसी कई लड़कियां दिन के उजाले और रात के अंधेरे में देख चुका था। उसकी पीली मोटर में मुख्तलिफ रंग व नस्ल की छोकरियां दाखिल हो चुकी थीं, इसलिए उसे कोई खास बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। हैदराबाद से उसके दो दोस्त आए हुए थे और उनमें एक, जिसका नाम शहाब था, बम्बई में पूरी तरह सैरो तफरीह करना चाहता था और उसी के लिए किफ़ायत ने, यानी बम्बई के कायम पजीर मोटर के मालिक ने, अजराहे दोस्तन बाजी किशोरी के ज़रिए सरिता हासिल कर ली थी। दूसरे हैदराबादी दोस्त अनवर में इखलाकी कुव्वत कम थी, इसलिए वो मारे शर्म के किफ़ायत से ये ना कह सका कि उसके लिए भी एक हो जाए। किफ़ायत ने सरिता को पहले कभी नहीं देखा था कि किशोरी बहुत देर के बाद ये नई छोकरी कहीं से निकाल कर लाया था।
इस नएपन के बावजूद उसने अभी तक सरिता में दिलचस्पी न ली थी। शायद इसलिए कि वो एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता था। शायद मोटर चलाने के साथ साथ वो सरिता की तरफ ध्यान नहीं दे सकता था। जब शहर पीछे रह गया और मोटर मजाफात की एक सड़क पर चलने लगी तो सरिता उछल पड़ी। वो दबाव जो अब तक उसने अपने ऊपर डाल रखा था, ठंडी हवा के झोंकों और उड़ती हुई मोटर ने एकदम उठा दिया। उसके अंदर बिजलियां सी दौड़ गईं और वो सर तापा हरकत बन गई। उसकी टांगें थिरकने लगीं, बाजू नाचने लगे, उंगलियां कंपकपाने लगीं और वो अपने दोनों तरफ भागते हुए दरख्तों को दौड़ती हुई निगाहों से देखने लगी। अब शहाब और अनवर भी आराम महसूस कर रहे थे। शहाब ने, जो सरिता पर अपना हक समझता था, हौले से अपना बाजू उसकी कमर में हायल करना चाहा, तो एकदम सरिता के गुदगुदी उठी और वो तड़प कर अनवर पर जा गिरी। पर पीली मोटर की खिड़कियों में से बाहर उछल कूद कर दूर तक पीछे की जानिब उसकी हंसी लुढ़कती चली गई। शहाब ने जब एक बार फिर उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो दोहरी हो गई और हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। अनवर कोने में दुबका पड़ा बैठा रहा और अपने मुंह में थूक पैदा करने की कोशिश करता रहा। शहाब के दिलो दिमाग में शोक रंग भर गए। उसने किफ़ायत से कहा, वल्लाह बड़ी करारी लौंडिया है। ये कहकर उसने जोर से सरिता की रान में चुटकी भर ली। सरिता ने इसके जवाब में अनवर का कान हौले से मरोड़ दिया, शायद इसलिए कि वो उसके बिल्कुल पास था। मोटर में कहकहे उबलने लगे। किफ़ायत बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था, हालांकि उसे अपने सामने लगे छोटे से आईने में सब कुछ दिखाई दे रहा था। कह कहों के जोर का साथ देने की खातिर उसने मोटर की रफ्तार तेज कर दी। सरिता का जी चाहा कि वो बाहर सामने मोटर के मुंह पर बैठ जाए, वहां जहां हवा के टकराव से कांपती हुई परी फंसी पड़ी थी। वो आगे की तरफ झुकी हुई थी। शहाब ने उसे छेड़ा तो संभलने की खातिर उसने किफ़ायत के गले में अपनी बाहें हमायल कर दीं। किफ़ायत ने गैर इरादी तौर पर उसके हाथ चूम लिए। एक सनसनी सी उसके जिस्म में दौड़ गई और वो फांद कर अगली सीट पर किफ़ायत के पास बैठ गई और उसकी टाई से खेलने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने किफ़ायत से पूछा। मेरा नाम? किफ़ायत ने कहा, मेरा नाम किफ़ायत है। ये कहकर उसने 10 रुपए का एक नोट सरिता के हाथ में थमा दिया। सरिता ने उसके नाम की तरफ कोई तवज्जो न दी और नोट अपनी चोली में उड़स कर बच्चों की तरह खुश होकर कहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी ये टाई बहुत अच्छी है। उस वक्त सरिता को हर शय अच्छी नजर आ रही थी। वो चाहती थी कि जो कुछ बुरा है अच्छा हो जाए और फिर ऐसा हो कि मोटर तेजी से दौड़ती रहे और हर शय हवाई बगुला बन जाए। एकदम उसका जी चाहा कि गाए। उसने किफ़ायत की टाई छोड़ दी और गाना शुरू कर दिया। तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। कुछ देर तक वो ये फिल्मी गीत गाती रही, फिर एकदम पिछली सीट की तरफ घूम गई और अनवर को गुमसुम देख कर कहने लगी, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? कोई बात करो, कोई गीत गाओ। ये कहती हुई वो उचक कर पिछली सीट पर चली गई और फिर शहाब के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करने लगी। आओ हम दोनों गाएं। तुम्हें याद है वो गाना जो देविका रानी ने गाया था? मैं बन की चिड़िया, बन के बन बन डोलूं रे। देविका रानी कितनी अच्छी गाती है। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिए और आंखें झपकाते हुए कहा। देविका रानी और अशोक कुमार पास पास खड़े थे। देविका रानी कहती थी, मैं बन की चिड़िया, बन के बन डोलूं रे। और अशोक कुमार कहता था, तुम कहो ना। सरिता ने गाना शुरू कर दिया। मैं बन की चिड़िया, बन के बन बन डोलूं रे।
शहाब ने अपनी भद्दी आवाज़ बुलंद की। मैं बन का पंछी, बन के बन बन डोलूं रे। और फिर बाकायदा डुएट शुरू हो गए। किफ़ायत ने हॉर्न बजाकर ताल का साथ दिया। सरिता ने तालियां बजानी शुरू कर दी। सरिता का बारीक सुर, साहब की फटी हुई आवाज़, हॉर्न की पों पों, हवा की साएं साएं और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट सब मिलजुल कर एक आर्केस्ट्रा बन गए। सरिता खुश थी, शहाब खुश था, किफ़ायत खुश था। इन सब को खुश देखकर अनवर को भी खुश होना पड़ा। वो दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसने खामख्वाह अपने को कैद कर रखा है। उसके बाजुओं में हरकत पैदा हुई, उसके सोए हुए जज्बातों ने अंगड़ाइयाँ ली और वो सरिता, शहाब और किफ़ायत की शोर अफसा खुशियों में शरीक होने के लिए तैयार हो गया। गाते गाते सरिता ने अनवर के सिर पर से उसका हैट उतार कर अपने सिर पर रख लिया, जो बेध्यानी में अनवर ने पहन लिया था। ये देखने के लिए कि हैट उसके सिर पर कैसा लगता है, सरिता उचककर अगली सीट पर चली गई और नन्हे से आईने में अपना हैट से ढका हुआ सिर और चेहरा देखने लगी। अनवर सोचने लगा, क्या वो मोटर में शुरू से ही हैट पहने बैठा है? सरिता ने जोर से किफ़ायत की मोटी रान पर तमाचा मारा। अगर मैं तुम्हारी पतलून पहन लूं और कमीज पहनकर तुम्हारी ऐसी टाई लगा लूं, तो क्या मैं पूरा साहब न बन जाऊंगी? किफ़ायत की समझ में कुछ ना आया कि वो क्या कहे, क्या करे। उसने यूं ही अनवर से कहा, अनवर, वल्ला तुम बड़े चुगद हो। अनवर ने महसूस किया कि वो वाकई बहुत बड़ा चुगद है। किफ़ायत ने सरिता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? सरिता ने हैट के फीते को अपनी ठोड़ी के नीचे जमाते हुए कहा, मेरा नाम सरिता है। शहाब पिछली सीट से बोला, सरिता, तुम लड़की नहीं फुलझड़ी हो। अनवर ने कुछ कहना चाहा मगर कुछ कह न सका। सरिता ने ऊंचे सुरों में गाना शुरू कर दिया। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार। किफ़ायत और शहाब के दिल में बैक वक्त ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उनकी ये मोटर यूं ही सारी उम्र चलती रहे। अनवर फिर सोच रहा था कि वो चुगद नहीं है तो क्या है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार के टुकड़े देर तक उड़ते रहे। सरिता के बाल, जो उसकी ढीली चोटी की गिरफ्त से अब आज़ाद हो गए थे, यूं लहरा रहे थे जैसे गाढ़ा धुआं हवा के दबाव से बिखर रहा हो। वो खुश थी, शहाब खुश था, किफ़ायत खुश था और अब अनवर फिर खुश होने का इरादा कर रहा था। गीत खत्म हुआ तो सबको थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ कि जोर की बारिश हो रही थी एकदम थम गई है। किफ़ायत ने सरिता से कहा, कोई और गीत गाओ। सरिता ने गाना शुरू कर दिया। मोरे अंगना में आए आली में चलूं मतवाली। मोटर भी मतवाली चाल चल रही थी। आखिरकार सड़क के सारे पेंच खत्म हो गए और समंदर का किनारा आ गया। दिन ढल रहा था और समंदर से आने वाली हवा खुनकी इख्तियार कर रही थी। मोटर रुकी तो सरिता ने हेड उतार कर सीट पर रख दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। फिर उसने साहिल के साथ साथ बेमकसद दौड़ना शुरू कर दिया। किफ़ायत और शहाब भी दौड़ने लगे, खुली फजा में, बेपयां समंदर के पास। ताड़ के ऊंचे ऊंचे पैरों तले गीली गीली रेत पर सरिता समझ न सकी कि वो क्या चाहती है। उसका जी चाह रहा था कि बैकवत फज में घुल जाए, समंदर में फैल जाए, इतनी ऊंची उठ जाए कि ताड़ के दरख्तों को ऊपर से देख सके। साहिल की रेत की सारी नमी पैरों के जरिए अपने अंदर जज्ब कर ले और फिर वही मोटर हो, वही उड़ानें, वही तेज तेज झोंके और वही मुसलसल पों पों। वो बहुत खुश थी।
जब तीनों हैदराबादी नौजवान साहिल की गीली गीली रेत पर बैठकर बियर पीने की तैयारी करने लगे तो किफ़ायत के हाथ से सरिता ने बोतल छीन ली। ठहरो, मैं डालती हूँ। उसने इस तरह गिलास में बियर उड़ेली कि झाग ही झाग पैदा हो गए। वो ये तमाशा देखकर बहुत खुश हुई। सांवले सांवले झागों में उसने अप, अपनी एक उंगली खबोई और अपने मुंह में डाल ली। जब कड़वाहट महसूस हुई तो बुरा मुंह बनाया। किफ़ायत और शहाब बेख्तियार हंस पड़े। अनवर भी हंस रहा था। बियर की 6 बोतलें कुछ तो झाग बनकर साहिल की रेत में जज्ब हो गईं और कुछ किफ़ायत, शहाब और अनवर के पेट में चली गईं। सरिता गाती रही। अनवर ने एक बार निगाहें जमाकर सरिता की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि वो बियर की बनी हुई है। उसके सांवले गाल समंदर की नम आलूद हवा में मस में गीले हो रहे थे। वो बेहद मसरूर थी। अब अनवर भी खुश था। उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि समंदर का सारा पानी बियर बन जाए और वो उसमें गोते लगाए। सरिता उसमें डुबकियां ले। सरिता ने एक एक खाली बोतल अपने दोनों हाथों में थामी और धीरे से एक दूसरी से टकरा दी। झंकार पैदा हुई तो उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। किफ़ायत, शहाब और अनवर भी हंसने लगे। हंसते हंसते सरिता ने किफ़ायत से कहा, आओ मोटर चलाएं। सब उठ खड़े हुए। खाली बोतलें गीली गीली रेत पर औंधी पड़ी रह गईं और वे सब भागकर मोटर में बैठ गए। फिर वही हवा के तेज तेज झोंके आने लगे। वही मुसलसल पौं पौं शुरू हो गई। वही सरिता के गाढ़ा धुआं से बाल बिखरने लगे। गीतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मोटर हवा में आरे की तरह चलती रही और सरिता गाती रही। वो पिछली सीट पर शहाब और अनवर के दरमियान बैठी हुई थी। अनवर ऊँग रहा था। उसने शरारत से शहाब के बालों में अपने दाएं हाथ की उंगलियों से कंघी करना शुरू कर दी और वो उसके देखते देखते सो गया। उसने अनवर की तरफ रुख किया तो उसे भी सोया हुआ पाया। वो दोनों के बीच में से उठकर अगली सीट पर किफ़ायत के पास बैठ गई और आवाज़ दबाकर हौले से कहने लगी, आपके दोनों दोस्तों को सुलह आई हूँ। अब आप भी सो जाइए। किफ़ायत मुस्कुराया। फिर मोटर कौन चलाएगा? सरिता भी मुस्कुराई। अपने आप चलती रहेगी। फिर वो बाजार आ गया जहाँ किशोरी ने सरिता को मोटर के अंदर दाखिल किया था। फिर वो दीवार आ गई जहाँ यहाँ पेशाब करना मना है का बोर्ड लगा हुआ था। सरिता ने कहा, बस यहाँ रोक दो। मोटर रुकी ही थी कि पेशतर इसके कि किफ़ायत कुछ सोच सकता था या कह सकता। सरिता मोटर से बाहर निकल चुकी थी। उसने इशारे से सलाम किया और गली की तरफ चल दी। किफ़ायत हैंडल पर हाथ रखे हुए सरिता को जाता हुआ देख रहा था और साथ ही अपने जेहन में सारी शाम को ताज़ा करने की कोशिश कर रहा था कि सरिता के कदम रुक गए। वो मुड़ी, उसकी तरफ बढ़ी, करीब पहुंची और चोली में से 10 रुपए का नोट निकालकर उसने किफ़ायत के पास सीट पर रख दिया। किफ़ायत ने हैरत से नोट की तरफ देखा और कहा, सरिता ये क्या? ये रुपए, लेकिन किस बात के? ये कहकर वो फुर्ती से दौड़ गई। किफ़ायत सीट के गद्दे पर पड़े हुए नोट की तरफ देखता रह गया। फिर उसने मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा। शहाब और अनवर भी नोट की तरह पड़े हुए थे।